नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर है क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका अर्थ क्या है, कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे और राष्ट्रवाद के उदय का परिणाम क्या निकला, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या और भारत में इसका उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्र एक ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि की समझ के कारण आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूसरी अगर परिभाषा देखें तो राष्ट्र एक समूह है जिनकी एक जाति, एक इतिहास, एक संस्कृति, एक भाषा और एक निश्चित भूभाग होता है। ऐसी भौगोलिक इकाई को हम राष्ट्र कह सकते हैं। अब ये तो राष्ट्र हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है। साझा पहचान को, वो साझा पहचान किसी भी आधार पे हो सकती है। एक धार्मिक साझा पहचान हो जाए, राष्ट्र का एक धर्म हो, एक भाषाई साझा पहचान हो जाए, एक वर्ग साझा पहचान हो जाए। इसके अतिरिक्त तमाम प्रकार के साझा पहचान को बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे हर आदमी तो नहीं हो जाएगा एक, तो उसके लिए हर आदमी को जोड़ने के लिए, उनमें एक भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रगानों, राष्ट्र प्रतीकों, राष्ट्र ध्वजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी भावना के उदय के क्या कारण थे। राष्ट्रवादी उदय हम देख रहे हैं 1920 के दशक में हो रहा है। राष्ट्रवादी भावना का उदय बड़ी तेजी से। तो क्या कारण था? क्या इससे पहले नहीं हो सकता था? इसी में क्यों हुआ? तो हम देखते हैं कारण क्या था, तत्कालीन कारण। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान दमन और उत्पीड़न, यानी ब्रिटेन का जब हमारे ऊपर शासन चल रहा था तो उस दौरान लोगों का दमन और उत्पीड़न हुआ। और ये सामूहिक रूप से हुआ, सबका हुआ, किसी वर्ग विशेष को छोड़ के नहीं हुआ। इसलिए लोगों में औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक होने की भावना जागृत हुई। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों में आपसी एकता की पहचान हुई। यानी हमको भी अंग्रेज मार रहे हैं, तुमको भी अंग्रेज मार रहे हैं, तो दोनों मिलके क्यों ना अंग्रेज को मारे, तो इसलिए हम आपस में एक हुए। इसी दौरान महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय हुआ और क्रांति को कुशल नेतृत्व दिया। महात्मा गांधी जब 1915 में वापस आए अफ्रीका से, तो उन्होंने देश का पहले भ्रमण किया अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, और उन्होंने जो विचार दिया उससे पूरा राष्ट्र सहमत था और उन्होंने पूरे राष्ट्र का नेतृत्व किया। यानी राष्ट्र की जनता उनको अपना संपूर्ण नेतृत्व सौंप दी। तो इसलिए एक ऐसे ओजस्वी, एक तेजस्वी नेता का उदय हुआ जिसने राष्ट्र को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है कि उपनिवेश की साझा समस्याओं के दर्द से भावनात्मक जुड़ाव। सब लोग पीड़ित थे, किसान पीड़ित था, मजदूर पीड़ित था, राजा पीड़ित थे, जमींदार पीड़ित थे, रजवाड़े पीड़ित थे, मतलब हर प्रकार के लोग उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था से पीड़ित थे। इसी दौर में अब इन पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एकता लानी थी। एकता के ही बल पे हम भगा सकते थे। तो एकता आएगी कैसे? उसके लिए हमने क्या किया? नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति में कमल और रोटी बांटी गई। कमल और रोटी का मतलब था कि हमारी सभ्यता और हमारी भूख पर, दोनों पे ये लोग अटैक कर रहे हैं और हम सबको मिलके अपनी सभ्यता, अपनी भूख यानी अपनी रोटी को बचाना है। उन दोनों प्रतीक था, लेकिन वो प्रतीक जहाँ जहाँ गया लोगों का एक जुड़ाव हुआ और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया। उसी प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रध्वज, अगर चाहे वो लद्दाख में हो चाहे तमिलनाडु में हो, हमारे एक राष्ट्र की होने की हमारी जो भावनात्मक लगाव है वो जागृत हो जाता है। अगर अमेरिका में हम अपना झंडा देख लेते हैं तो लगता है नहीं, ये इंडियन है, यहाँ पे इंडिया का अस्तित्व है। तो ये जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं और संपर्क स्थापित करवाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक का व्यक्तिगत अनुभव और स्वाधीनता का अलग अलग आशय था। ये तो उदय का कारण था, लेकिन इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति की अपनी पीड़ा थी और उसकी पीड़ा का निजात ही स्वाधीनता थी। कोई जरूरी नहीं था सबकी स्वाधीनता मतलब कि अपना शासन था। किसानों की स्वाधीनता कर माफ़ी थी, व्यापारियों की स्वाधीनता का अर्थ था व्यापार में सुगमता आए, आयात कम हो, हमारे यहाँ का उत्पादन बिक्री हो। मजदूरों की
स्वतंत्रता का, स्वराज्य का आशय था कि उनको उचित मुआवजा मिले, बेगार ना करना पड़े। बागान मालिकों का या बागान मजदूरों का जो स्वराज्य था वो बागान में उनको अनुबंधित किया गया था, जबरन काम कराया जाता था, तो उससे उनको निजात दी जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर आदमी का स्वराज अलग अलग था। महात्मा गांधी ने सभी विचारधाराओं को एक में जोड़कर सभी वर्गों और समूहों को संगठित किया और एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। महात्मा गांधी ने शुद्ध शुद्ध कहा, ये जितनी तुम्हारी सारी पीड़ा है इसका जो कारण है वो अंग्रेज हैं। सारे लोग, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, धनवान हैं, गरीब हैं, सारा कारण अंग्रेजों की वजह से। जब तक ये जाएंगे नहीं किसी की पीड़ा शांत नहीं होगी। इसलिए सब लोग मिलकर एक हो जाओ, उसके बाद में एक ताकत से इनको हटाते हैं और जब अपना शासन आ जाएगा तो ये सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम सन 1920 के बाद आई राष्ट्रीय चेतना के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। हम 1920 के पहले नहीं जाएंगे, 1920 से लेकर और स्वतंत्रता तक की हम गतिविधियों को थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। खासकर गांधीवादी युग के बारे में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि परिस्थिति कैसे बन रही है 1920 के दशक में। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, ये 3 शब्द हैं। तो पहला विश्व युद्ध, हम लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध विश्व के सारे देशों में नहीं लड़ा गया, कुछ गिने चुने 20-25 देश मिलकर आपस में लड़ रहे थे। लेकिन कारण ये था कि यूरोप की घटना दुनिया की घटना मानी जाती थी। यूरोप में घटित होने वाली घटना उसको दुनिया से जोड़ देते थे, लेकिन दुनिया में कोई घटना अगर घटित हो तो उसको यूरोप से नहीं जोड़ा जाता था। तो यूरोप में युद्ध हो रहा था, उसको विश्व युद्ध दे दिए। 4 देश आपस में लड़ रहे थे, कहे विश्व युद्ध। लेकिन उससे क्या था कि हम उसके गुलाम थे, तो उस पर हमारा प्रभाव पड़ा, उसका हमारे पे और हमारा उस पर। तो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को गति प्रदान किया। अभी मैंने बताया ये कारण थे, और प्रथम विश्व युद्ध ने भी राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के मध्य चला, यानी 1914 से 1918 के मध्य। तो कैसे इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका निभाई प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने? रक्षा व्यय में भारी वृद्धि। विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन लड़ रहा था। अब ब्रिटेन को पैसे की ज़रूरत थी, उसको भरपाई करना था, तो इसकी भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। उसने दुनिया से इधर उधर से बहुत भारी मात्रा में उधार लिया। अब उधार को चुकता कैसे करेगा? तो जिस देश को उसने गुलाम बनाया था वहाँ पे टैक्स को उसने बढ़ा दिया। अब टैक्स को जब बढ़ा दिया तो टैक्स पेयर जितने थे वो परेशान हो गए। अब उनके दिमाग में आया कि जब मैं युद्ध में गया नहीं, युद्ध से कोई लाभ हानि नहीं होने वाली है, तो मैं टैक्स क्यों दूँ? यानी कि ये हमारे साथ उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं, इनको हटा देना ही उचित है। दूसरा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर आरंभ कर दिया गया। अभी तक आयकर नहीं लगता था, इनकम टैक्स नहीं लगता था। अब क्या किया कि अंग्रेजों के पास धन की कमी होने के कारण उन्होंने लोगों पर आयकर भी लगा दिया और सीमा शुल्क की दर बढ़ा दी। युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई। 1913 से 18 के मध्य ये कीमतें दोगुनी हो गई। युद्ध यूरोप में चल रहा था, कीमतें हमारे यहाँ बढ़ रही थी, तो इससे जनता काफ़ी परेशान थी। कीमतें बढ़ने से और सरकार का सारा दोष बढ़ा जाता था। कीमतें भी बढ़ रही हैं, टैक्स भी बढ़ रहा है, हर प्रकार की समस्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती, ग्रामीण इलाकों में व्यापक रोष था। यानी सब कुछ ले रहे हो और प्लस जबरन भर्ती भी करके और इंग्लैंड भेज दे रहे हो लड़ने के लिए। अब गांव का आदमी जिसका बच्चा किडनैप करके सेना में भर्ती करके इंग्लैंड भेज दिया गया, आए या ना आए, तो उसको तो स्वाभाविक था कि अंग्रेजों के खिलाफ रोष था। जिसको अधिक टैक्स देना पड़े उसको भी रोष था। वस्तुएं महंगी हो गई थी इसलिए और रोष था। जो गेहूं चावल 10 रुपये में मिलता था वो गेहूं चावल अब 100 रुपये में मिलने लगा, 20 रुपये में मिलने लगा, तो रोष तो बढ़ता ही गया। इसी दौरान 1918 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब होने का कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। यही दौर था जब फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम होगा तो वितरण कम होगा, वितरण कम होगा तो अभाव हो जाएगा। जब अभाव होता था इस दौरान तो अक्सर क्या होता था, दुर्भिक्ष पड़ जाती थी। लेकिन इसी दौर में एक और आ गया, फ्लू आ गया। फ्लू एक रोग आ गया। फ्लू के कारण महामारी हो गई और अन्नाभाव के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया। 1921 की जनगणना के अनुसार लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अन्नाभाव था, उधर अनाज ही नहीं था, दूसरा फ्लू आ गया, एक तरफ से महामारी पड़ गई,
सरकार ने कुछ सहयोग नहीं दिया, बल्कि सरकार ने अतिरिक्त टैक्स, अनाजों के दाम बढ़ा दिए, वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से पूरे भारत में शोषण का जो क्रम था अंग्रेजों का वो बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि लोग दुखी होकर अंग्रेजों का विरोध करने पे मजबूर हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज जब युद्ध में जीते भी तो उन्होंने पहले कहा था कि जब हम युद्ध में जीत जाएंगे तो हम तुमको कुछ सहूलियतें देंगे, लेकिन जब वो जीत गए तो उन्होंने कुछ सहूलियत नहीं दी। लेकिन अब क्या किए, सहूलियत तो मिली नहीं। कुछ जो मिलना था भारतीयों को, टैक्स में राहत मिलना था, उनके सैनिकों की वापसी होना चाहिए था, वस्तुओं के भाव में कमी आनी चाहिए थे, कुछ नहीं हुआ। तो अब लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा, यानी संघर्ष का एक नया ढंग ईजाद किया गया कि कैसे अंग्रेज़ों का विरोध किया जाए। वो नया ढंग था सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार अफ्रीका में गांधी ने पहले प्रयोग किया था, लेकिन अब वो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो कि सफल रहा। वहाँ भी श्वेत और अश्वेत में समस्या थी। जब ये 15 में भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप पहले भारत भ्रमण करिए, फिर समस्याओं को समझिए और प्रयास करिए कि भारत को आज़ाद कराया जाए। तो अफ्रीका में गांधी ने नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह का उपयोग किया था। सत्याग्रह है क्या? सत्य की शक्ति पर आग्रह। आग्रह क्या करना है? शक्ति की शक्ति होना चाहिए, सत्य की, यानी ताकत किसकी हो? सत्य की। और सत्य की ताकत कभी हिंसा की जरूरत नहीं महसूस करती। अर्थात अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको शारीरिक ताकत की नहीं, केवल वैचारिक और सत्याग्रह की शक्ति होनी चाहिए। उसी से उत्पीड़क आपके विचारों को मान लेगा। अब अहिंसा के बल पर संघर्ष को सफल किया जा सकता है। इसके लिए शत्रु की चेतना को झकझोरना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है। क्या करना है? चेतना को, शक्ति के, शत्रु की चेतना को झकझोरना है। किसके बल पर? अहिंसा के बल पर। हिंसा नहीं करना, निवेदन करना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होगा, वहाँ कोई भी आंदोलन में आराम से सहभाग कर सकता है। हर आदमी सोचता है कि हमारा शरीर सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है। अगर कोई विनम्र निवेदन करना है तो एक गुट में जा सकते हैं। तो इसलिए आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ी। भारत आने के उपरांत गांधी ने निम्नलिखित सत्याग्रह चलाया। निम्नलिखित सत्याग्रह कौन? सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया 1917 में। चंपारण के किसानों में एक समस्या थी, वहाँ तिनकठिया पद्धति चालू हुई थी। तिनकठिया पद्धति के तहत क्या था कि एक निश्चित भूभाग पर लोगों को नील की खेती करना पड़ता था, और उस नील का उत्पादन करने के बाद अंग्रेजों को ही उनके निश्चित किए गए दाम पर बेचना होता था। इसलिए किसान बहुत परेशान थे। तो गांधी 15 में आए। 1-1.5 साल तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया। तो उन्होंने समस्या देखी। तो बिहार के कुछ लोगों ने उनको आमंत्रण दिया, चंपारण के लोगों ने, एक बार आप हमारी समस्याओं को समझिए और इससे निजात पाने के लिए आप प्रयास करिए। गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहले अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया और उनका सत्याग्रह सफल रहा और किसानों को नील की अनुबंधित खेती से मुक्ति दिलाई। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि प्लेग की महामारी फैल गई थी, जिससे उत्पादन नहीं हुआ था। लोग कर चुकाने में परेशान थे और जबरन कर वसूला जा रहा था। किसान काफ़ी परेशान थे, उनके पास उत्पादन नहीं हुआ था। प्लेग की महामारी से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन कर बढ़ा के देना है। तो महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और खेड़ा सत्याग्रह के उपरांत उन्होंने कर में छूट दिलवा दी। अगला था अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। उनको जो प्लेग बोनस मिलना था वो नहीं मिला था। उनकी कुछ व्यक्तिगत काम के घंटे वगैरह नहीं निर्धारित थे, वो नहीं मिला था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब मिल मजदूरों ने आंदोलन किया तो ये भी तीनों इनके सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत के सफल रहे। अब देखते हैं कि ये सत्याग्रह हो ही रहा था, तब तक एक एक्ट पारित हो गया, रॉलेट एक्ट।
था क्या? तो रॉलेट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 के बाद क्रांतिकारियों और आतंकी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार कठोर कानून बनाना चाहती थी। 1919 में एक कानून बनाना चाहती थी, क्योंकि लोगों को लगा था कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी, टैक्स से राहत मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। तो लोगों ने अपने तरीके से सत्याग्रह और आंदोलन करना चालू कर दिया, जिसको कुचलने के लिए एक कानून बनाना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। तो उसने क्या किया, इसके लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने फरवरी 1922 में अपनी सिफारिश सौंपी। यानी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की कि कैसे इनके व्यवहार को, क्रांतिकारियों के व्यवहार को दबाया जा सके। तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस समिति के आधार पर एक विधेयक पारित किया गया, जिसे रॉलेट विधेयक कहा जाता है। उस समिति ने जो सुझाव दिया उसके आधार पर रॉलेट विधेयक पारित किया। 17 मार्च 1919 को इनमें से एक विधेयक अराजकतावादी तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से पारित हो गया। यह अधिनियम का क्या नाम था? अराजकतावादी तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसको पारित कर दिया गया 17 मार्च 1919 को। इसके तहत क्या गया? इसके तहत सरकार को यह शक्ति प्राप्त हुई कि वह केवल संदेह के आधार पर ही किसी विद्रोही को बंदी बना सकती है, बिना न्यायिक सुनवाई के अनिश्चित काल तक कारागार में रख सकती है, किसी भी राजनैतिक कैदी को बिना पूर्व सूचना के, बिना किसी साक्ष्य के उसको उठा के और 2 साल तक कारावास में रख सकती है। अब ये ऐसा था कि निसंदेह यह भारतीयों के अधिकारों का हनन था। यानी किसी पे भी संदेह हो जाए उसको उठाकर आप जेल में डाल दो, ना कोई अपील है, ना कोई दलील है, ना कोई वकील है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। यानी ये ऐसा कानून है जिसमें ना वकील की ज़रूरत, ना दलील की ज़रूरत है, ना अपील की ज़रूरत है। और इस प्रकार मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने इसको काले कानून की संज्ञा दी, यानी बिना किसी पूछे जाचे किसी को उठा के जेल में डाल दो। महात्मा गांधी ने पहले ही घोषणा की थी कि कानून पारित होने पर सत्याग्रह करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, जब सत्याग्रह हुआ रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि अगर ऐसा कोई आपराधिक नियंत्रण के लिए, क्रांतिकारियों के नियंत्रण के लिए कोई एक्ट पारित होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने चंपारण 1917, खेड़ा 18 और अहमदाबाद सत्याग्रह 18 की सफलता से उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने 3 सत्याग्रह की सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। गांधी जी के विचार में आया कि जब आंदोलन हमारा सफल हो रहा है, लोगों का समर्थन है, तो रॉलेट एक्ट जिससे लोग प्रभावित हैं, जनता प्रभावित है, राजनीतिक पार्टियां भी प्रभावित हैं, क्रांतिकारी तो प्रभावित ही हैं, तो क्यों ना एक साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। इसमें राजनीतिक कैदियों, जैसे और में तो क्रांतिकारियों के लिए था, लेकिन इसमें राजनीतिक कैदियों को भी 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया था। तो इसलिए राजनीतिक लोग भी बड़े परेशान थे इसके लिए। 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। 6 अप्रैल को ये शुरू हो गई। इसमें क्या हुआ, रैली और जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा। रेलवे वर्कशॉप पर कामगार हड़ताल पर चले गए। आशंका के आधार पर अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया, क्योंकि कानून पारित हो गया था। गांधी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। कानून पारित होते ही ये गतिविधियां चालू हो गईं, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि रैलियां आयोजित करना चालू हुआ कि ऐसे एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वापस लिया जाए, ये गलत है। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। यानी शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, अब पुलिस ने उसमें गोली चला दी। अब समस्या क्या आ गई, इससे आक्रोशित जनता विभिन्न स्थानों पर हमला करने लगी। जब हमला करने लगी तो इसी दौरान मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने पंजाब की कमान संभाल ली। जब हमला कर दिया, शांतिपूर्ण जो जुलूस जा रहा था उस पर पुलिस ने हमला कर दिया, तो लोग और उग्र हो गए। अच्छा, लोग उग्र हो गए तो शासन ने भी अपना टाइट किया मामला। शासन ने टाइट करके मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी सैनिक कानून लागू कर दिया, और जनता उग्र होकर उनका विरोध करने लगी। जनता को ये नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया है, क्योंकि तब समाचार पत्र इतनी मीडिया थी नहीं।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक घटना बहुत बड़ी घटित हो गई इसी दौरान। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के नागरिकों ने अपने स्थानीय नेताओं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। 13 अप्रैल को सभा का आयोजन कर रहे हैं, 10 अप्रैल को गोली चलती है शांतिपूर्ण जुलूस पे और मार्शल लॉ लागू हो गया। भीड़ को मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। जनरल डायर को पंजाब की कमान दे दी गई है। अब जहाँ ये अमृतसर बैसाखी के दिन जहाँ नागरिक एकत्रित हुए, उस स्थान का नाम था जलियांवाला बाग, और ये शांतिपूर्ण सभा का आयोजन था। लेकिन इस सभा स्थल पर एक ऐसा स्थान था जो मात्र एक प्रवेश द्वार को छोड़कर चारों तरफ से बंद था, यानी जाने के लिए केवल एक प्रवेश द्वार था, बाकी उसी से निकासी थी, उसी से प्रवेश था और कोई ना आने ना जाने का रास्ता था। जनरल डायर को सूचना मिली और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों को लेकर उसी द्वार पर घेर कर खड़ा हो गया और द्वार पर मशीन गन लगा दी। सब लोग अंदर सभा कर रहे हैं, ये गेट पर मशीन गन लगा दी और कहीं से ना निकलने की जगह है ना घुसने की जगह है। भीड़ कुछ कर पाती इससे पहले डायर ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वह निहत्थी भीड़ पर गोली चला दे। सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। हजारों लोग मारे गए। उसमें एक कुआं था, कहा जाता है पट गया। लोग छुपने के चक्कर में कुएं में कूदे और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा जाते रहे और वो कुआं जलियांवाला बाग का पट गया। जनरल डायर का आदेश पाते ही सिपाहियों ने निर्मम हत्याकांड को अंजाम दे दिया। डायर ने कहा, अपने को सही सिद्ध करने के लिए डायर ने कहा, मैंने ऐसा कार्य सत्याग्रहियों के मन में दहशत पैदा करने के लिए किया है। यानी मैं ऐसे वैसे नहीं किया हूँ, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन सत्याग्रही लगातार उग्र होते जा रहे हैं तो उनके मन में दहशत पैदा हो जाए, इसलिए मैंने ऐसी घटना का अंजाम दिया। लेकिन उसने स्पष्ट नहीं कहा कितने लोग मरे। समाचार पत्रों में निकला कि 340 के आसपास मरे, किसी ने 200 बताया, किसी ने 1000 बताया, लेकिन 1000 से ज़्यादा नागरिकों की वहाँ पे मृत्यु हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड समाचार फैलते ही लोग और तीव्र गति से आंदोलन में उतरने लगे। अभी 10 तारीख को गोली चली थी शांतिपूर्ण जुलूस पे, 13 तारीख को शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी जनरल डायर ने। अब जिसको ये बात पता चली कि मतलब इतनी क्रूरता से दमन किया जा रहा है, सबने अपने स्तर से आंदोलन चालू कर दिया। सरकार को इसको कुचलने के लिए सत्याग्रहियों को जब आंदोलन पूरे देश में एक साथ चालू हुआ, जैसे जैसे समाचार पहुंचा, तो सरकार ने एक नई युक्ति अपनाई कि कैसे इस आंदोलन को भयानक तरीके से दबा दिया जाए। तो लोगों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए विवश किया गया। यानी अंग्रेजों ने कहा कि जो भी क्रांति में जाएगा उसको दंड के स्वरूप में नाक रगड़वाया गया। जो भी पकड़ा गया संदेह के आधार पर सड़क पर घिसट कर चलने के लिए कहा गया। यानी अगर आप पकड़े जाते हैं किसी आशंका के दायरे पे, किसी उपद्रवी गतिविधियों में, तो सड़क पर रगड़ के चलेंगे। सारे अंग्रेज बाबुओं को सलाम करेंगे। जितने लोग थे सबको कह दिया गया कि अंग्रेज बाबू जितने हैं उनका सलाम करो उनको। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव पर बम बरसाए गए। मतलब इतने बुरी तरीके से दमन किया गया। गांव पे बम बरसा दिए गए, जगह जगह गोलियां चला दी गई, लोगों को भून दिया गया कि किसी भी प्रकार से क्रांति को दबाया जा सके। हिंसा को फैलते ही गांधी ने रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी जैसे हिंसा होने लगती थी आंदोलन को वापस ले लेते थे। वो कहते थे नहीं, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, आंदोलन में मार काटनी अच्छी बात है, तो उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। अब आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का होना आवश्यक था। ये तो आंदोलन रॉलेट एक्ट वाला वापस ले लिया, लेकिन अब आंदोलन कैसे सफल बने, क्योंकि ये दीर्घकालिक होने वाला था, एक दिन की बात तो थी नहीं। तो उसने क्या किया, गांधी ने कहा कि जब तक हम दोनों लोग नहीं एक होंगे, हिंदू मुसलमान पूरी जनता भारत की नहीं एक होगी, तब तक ये अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक परिस्थिति बन गई इसी दौर में। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्क पराजित हुई, और जो ऑटोमन तुर्क है वो इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु होता था, जो खलीफा, वहाँ का बादशाह खलीफा भी था। यानी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक गुरु खलीफा ऑटोमन साम्राट पर कठोर संधि थोपी जानी थी। ऑटोमन जो साम्राज्य का सम्राट था वह इस्लामी विश्व का खलीफा भी था। वो प्रशासनिक और धार्मिक दोनों नेतृत्व कर रहा था।
तो दोनों नेतृत्व करने के कारण पूरा इस्लामी जगत उसके प्रति समर्पित भाव से था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हारा था और ब्रिटेन उस पर कठोर संधि थोपने वाली थी, तो दुनिया के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ हो गए और ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन में उतर आए। खिलाफत की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में शौकत अली बंधुओं के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। इसने गांधी के साथ चर्चा की। अच्छा, एक समिति गठित की गई कि भाई अंग्रेज़ों का विरोध किया जाएगा, क्योंकि ऑटोमन तुर्क जो है, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ कोई कड़ी संधि न थोपी जाए, उनको सहूलियत दी जाए, क्योंकि वो इस्लामी जगत के खलीफा हैं, उनके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। तो इसके लिए भारत में भी समिति गठित की गई। इसका नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली। अब शौकत अली सोच रहे थे कि हम हिंदुओं का समर्थन पाएँ, इधर गांधी सोच रहे थे कि हम मुसलमानों का समर्थन पाएँ ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो। गांधी का दुश्मन भी ब्रिटेन और शौकत अली मुस्लिम लीग का भी दुश्मन ब्रिटेन। अब दोनों ने मिलकर विचार विमर्श किया। लंबी चर्चाएं चली। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अन्य नेताओं से सितंबर 1920 में जब मध्य अवधि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा, लोगों से राय ली कि भाई ये बढ़िया अवसर है, मुसलमानों को साथ लेके आंदोलन किया जाए। अगर साथ में लेके आंदोलन करेंगे तो सफल होने का अधिक चांस है। लोगों ने अपनी सहमति भी दे दी कि नहीं ठीक है, साथ में होकर आंदोलन किया जाए। असहयोग ही क्यों का मतलब क्या था? महात्मा गांधी ने सन 1909 में अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना की थी। उसमें लिखा था, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो सकी है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के नागरिक अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ने कहा कि जब बिना सहयोग के इनका शासन चलेगा ही नहीं, भारतीयों के सहयोग से ही शासन चल रहा है और इनका सहयोग ख़त्म कर दिया जाए, पावर सप्लाई ही काट दिया जाए। हमारी पावर सप्लाई से बिजली जा रही है, हमें इस कट कर देंगे, तब कैसे ये चल पाएंगे? तो काम क्या किया जाए कि इनकी सप्लाई काट दो, इनका जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं सहयोग करना बंद कर दो, यानी अब सहयोग नहीं करेंगे, ना सहयोग करेंगे ना इनका राज चल पाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना? गांधी जी ने तो कहा था कि असहयोग मत करिए, लेकिन अब ये आंदोलन कैसे बना? तो गांधी जी ने क्या किया? सबसे पहले गांधी जी का विचार था कि सबसे पहले लोग क्या करें, सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर दें। जितनी पदवियां दी गई हैं सरकार के द्वारा, लोगों से आह्वान किया गया कि पदवियां वापस कर दें। पदवियां वापस कर देंगे मतलब हमारा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। यानी सरकार के जितने पद हैं वहाँ से वो लोग इस्तीफा दे दें। सेना से, पुलिस से, अदालत से, राजनीतिक जो पद प्राप्त किए हैं उसको भी छोड़ दें। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें। विदेशों से आयातित वस्तुओं का उपभोग करना छोड़ दें। अगर ये सब हो जाए तो अंग्रेज कैसे चल पाएंगे? न उनके पास कर्मचारी रहेगी, न उनके पास धन रहेगा, तो मजबूरी में आके अंग्रेज हमारी बातों को मान लेंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं की। ये बातें कहते थे और देश भर में घूम घूम के प्रचार करते थे कि आप लोग अंग्रेज़ों का सहयोग करना बंद कर दीजिए। अगर 1 साल तक सहयोग नहीं किए तो वो स्वतः खत्म हो जाएंगे, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और लोगों से अपने समर्थन में सहयोग पाने की कोशिश की। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिल गई। प्रचार भी हो गया, लोगों तक पहुंच भी गई बातें और कांग्रेस ने इसको मान भी लिया कि हाँ, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। यानी अब लोगों से आह्वान करना है कि सरकार का सहयोग ना करें, ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करें। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में आरंभ हुआ। इस आंदोलन में सबके स्वराज्य का अलग अलग अर्थ था। मैंने क्या कहा? स्वराज्य का अर्थ अलग था। उद्देश्य सबका एक था कि अंग्रेजों को भगाया जाए, लेकिन किसको क्या स्वराज्य मिलेगा उसका अर्थ अलग अलग था। तो लोगों ने गांधी जी की बातों को माना और असहयोग करना चालू कर दिया। उनका स्वराज्य
क्या था वो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने अगर उनके पास उपाधियां थी हटा दी, सरकारी नौकरियों में जाना बंद कर दिया, ऑफिस जाना बंद कर दिया, बच्चे स्कूल नहीं गए, प्रिंसिपल जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी कार्य प्रणालियाँ चली और अंग्रेज़ों पर इसका प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं शहरों में आंदोलन कैसे हुआ। आंदोलन का सबका अपना अपना अलग अर्थ था। तो शहरों में आंदोलन का क्या अर्थ था? शहरों में सबसे पहले किया गया कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। पहले मध्यम वर्ग ने आंदोलन में भागीदारी निभाई। इसमें क्या किया? विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था। अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों ने त्यागपत्र दे दिया। आंदोलन चालू हो गया, ये लोग जुड़ गए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। प्रांत में परिषदीय चुनाव का बहिष्कार किया गया, यानी अब कोई चुनाव ही लड़ेगा नहीं। जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया, बाकी सारी पार्टियों ने बहिष्कार किया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, यानी विदेश से जो माल आयातित होते थे उसका बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि दुकान पे जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी जब दुकान में कोई जा ही नहीं पाएगा तो सामान कैसे बिकेगा। तो पिकेटिंग की गई कि शराब की बिक्री बंद करनी है। तो शराब की बिक्री कम हो गई, यहाँ तक कि तुरंत के लिए तो रोक दी गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी जिसके यहाँ विदेशी वस्तुएं थी उन सबको जला दी गई। इसके लिए क्या हुआ? अगर इतनी घटनाएं जब हो गई तो इसका परिणाम क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों का आयात 1921-22 में आधा हो गया। जहां 102 करोड़ का वस्त्र हम आयात करते थे, वहां कितने का? 57 करोड़ का ही मात्र आयातित हुआ। अब हुआ क्या कि जब वस्त्र बाहर से नहीं आ रहे हैं तो भारतीय हथकरघा उद्योग और भारतीय कपड़ा मिलों को फायदा हुआ। बाहर से वस्त्र नहीं आ रहे हैं तो भारत के लोग वस्त्र खरीद रहे हैं, और जब भारत के वस्त्र खरीद रहे हैं तो उत्पादन बढ़ रहा है, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या इसका प्रभाव? क्योंकि जो भारत की वस्तुएं थी, हथकरघा उद्योग से उत्पादित वस्तुएं थी, वो महंगी थी, तो ज़्यादा दिन तक इसको हर आदमी नहीं खरीद सकता था, जबकि ब्रिटेन की उत्पादित वस्तुओं को आसानी से खरीद सकता था। इसके साथ ही कितने दिन तक कोई कार्यालय नहीं जाता, भाई कार्यालय तो जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लोग, जब आंदोलन लंबा खींचने लगा तो लोग अपने अपने कार्यालयों पर लौटने लगे, विद्यार्थी अपने विद्यालय में जाने लगे, और धीरे धीरे फिर से वही परिपाटी चालू हुई। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़े ही समय में आंदोलन धीमा होने लगा, क्योंकि भारतीयों के पास उपरोक्त संसाधन का अभाव था, यानी हम पूर्णतया कहीं ना कहीं से ब्रिटिश पर निर्भर हो चुके थे, तो ज़्यादा दिन तक हम उनका विरोध नहीं कर पाए। अब देखिए, ये तो शहरों में था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह देखो। ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ कि अवध के किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। रामचंद्र जो थे ये अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये फिजी में काम कर चुके थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में। गिरमिटिया शब्द निकला है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट के तहत जो यहाँ से लोग भारत से लेके अफ्रीकी महाद्वीप से उत्तर, यानी कि अटलांटिक महाद्वीप में कुछ द्वीप हैं, न्यूजीलैंड है, क्यूबा है, फिजी है, टोबैगो है, तो ये वहाँ पे ले जाकर मजदूरी करवाया जाता था एग्रीमेंट के तहत। तो उन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो बाबा रामचंद्र देव भी पहले गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे और ये फिजी में इन्होंने काम किया था। लेकिन जब वापस आए तो इनका आंदोलन तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था। ये स्थानीय किसानों की तरफ से, स्थानीय मजदूरों की तरफ से आंदोलन कर रहे थे, जमींदारों के खिलाफ और तालुकेदारों के खिलाफ। इनकी मांग थी कि लगान कम किया जाए, लगान अधिक थी, बेगार समाप्त हो और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। यानी जमींदार बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। जमींदार एक काम किया करते थे कि हर साल या 2 साल 3 साल पे किसानों को जो ज़मीन दी जाती थी उसको छीन के किसी दूसरे को दे देते थे। इससे क्या होता था कि जमींदारों का भूमि पर वैधानिक अधिकार बना रहता था। अगर ज़मीन किसी मजदूर को, किसी किसान को ज़्यादा दिन तक सौंपी जाएगी तो ऑटोमेटिक वो ज़मीन उस किसान की हो जाती। लेकिन ये 2-3 साल पर उसकी ज़मीन का आधिकारिक जो फेरबदल था वो करते रहते थे। ज़मीन को किसी एक से लेकर दूसरे को दे देते थे, दूसरे से लेकर तीसरे को दे देते थे। तो इससे भी किसान बहुत परेशान थे, अस्थायी हो चुके थे। अवध में लोगों ने इन जमींदारों, तालुकेदारों का विरोध करते हुए
इन्होंने नाई धोबी बंद आंदोलन का निर्णय लिया। उन्होंने कहा जो सुविधाएं दी जाती हैं जमींदारों को, तालुकेदारों को, उसको बंद किया जाए। यानी ना नाई जाएगा, ना धोबी जाएगा, ना दाढ़ी बनेगी, ना बाल पड़ेगी, ना कपड़े धुले जाएंगे। तो इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन किया और ये आंदोलन आगे बढ़ा। 1920 में जून महीने में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। आंदोलन बाबा रामचंद्र देव की अध्यक्षता में, नेतृत्व में चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू भी, इन्होंने भी दौरा किया। अक्टूबर 1920 में नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य नेता मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। 1921 में किसानों ने जमींदारों के मकानों पर हमला करना आरंभ कर दिया, अनाज गोदामों पर कब्जा कर लिया। यानी इन्होंने क्या किया, किसान से, ये लोग अंग्रेजों से ज़्यादा तालुकेदारों और जमींदारों से परेशान थे, तो इन्होंने तालुकेदारों जमींदारों पर अटैक कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि इन्हें शांत कराने हेतु गांधी जी ने घोषणा की कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो पहले तुम लोग मारकाट बंद करो और जमींदारों से कहा कि भाई इनकी ज़मीनें इनको दे दो और लगान अब भरने के लिए विवश मत करो। गांधी जी के नाम पर किसानों ने अपनी कार्यवाही को सही माना, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि शोषण हो रहा है और इनको ज़मीन मिलनी चाहिए, इनको कर में माफ़ी मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए ये मारकाट कर रहे थे। गांधी जी ने कहा हाँ मिलनी चाहिए, लेकिन हिंसा का प्रयोग मत करो। तो इन्होंने कहा हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वो सही है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कहा है। आदिवासियों का स्वराज। गाँव में तो लोग जमींदारों से पीड़ित थे, लगान से, खेती से, बेगार से पीड़ित थे। शहरों में लोग संसाधनों का अभाव हो गया था, वस्त्र कम पड़ गए थे, व्यापार क्या करते, नौकरी क्या करते। अब आदिवासियों का स्वराज्य क्या था। आंध्र प्रदेश की गोधूम पहाड़ियों में सन 1920 के दशक में एक उग्र गौरिल्ला आंदोलन आरंभ हुआ। आंध्र प्रदेश की पहाड़ी में 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने वनों के 3/4 भाग को आरक्षित वनों में बदल दिया था। आरक्षित वन का मतलब था कि ऐसा वन क्षेत्र जहां पर कुछ कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जैसे वहां से कोई फल नहीं बीन सकता, कोई चराई नहीं कर सकता, कोई लकड़ी नहीं काट सकता, कोई लकड़ी नहीं बीन सकता, पशुओं को नहीं ले जा सकता, स्वयं वहाँ से उत्पादित यानी वन सामग्री को नहीं एकत्रित कर सकता। तो उसमें क्या हुआ कि इस प्रकार इसमें ग्रामीणों के प्रवेश, लकड़ियाँ व फलों को बीनने व लकड़ियों को काटने तथा पशुओं को चराने आदि पर पाबंदी लगा दी गई। अब आदिवासियों का जो जीवन है वो पूर्णतया वनों पर ही निर्भर है। अब अगर वने में जाना उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, वन में ही नहीं प्रवेश पाएंगे, तो लाजमी सी बात है कि जो उनको रोकेगा उसको वो मारेंगे। सरकार ने जब आदिवासियों को सड़क निर्माण हेतु बेगार करने के लिए विवश किया तो वे आंदोलन यानी विरोध पर उतर आए। पहली बात तो वन में जाना रोक दिया, दूसरा जबरन पकड़ के ले जाते, उनसे रोड बनवाते, पैसे भी नहीं देते। वन में ना जाएं, पशुओं को ना चराएं, लकड़ी ना काटें, वन के उत्पाद ना एकत्रित करें, फल ना लें, और उसके बाद में ये करें ना, उसके बाद जबरन उनको पकड़ के रोड बनवाया जाए, उसके बाद दंड दिया जाए, तो वो खाएं क्या बेचारे, तो मरता क्या ना करता। इन सब को देखकर उन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया। इनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया, यानी गोधूम पहाड़ियों के आदिवासियों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। लोगों का विश्वास था कि ये दैवीय पुरुष हैं, ये देवता की प्रतिछाया हैं, इन्हें गोलियां नहीं मार सकती, ये बीमार लोगों का इलाज करते हैं तथा खगोलीय घटनाओं का ये सटीक अनुमान लगाते हैं। यानी वो खगोलीय घटनाओं का अनुमान लगा लेते थे। लोगों की मान्यता थी कि ये ईश्वरीय पुरुष हैं, इनको गोली मार नहीं सकती थी और उनके छूने मात्र से बीमार आदमी ठीक हो जाता था, ऐसा लोगों की मान्यता थी। लेकिन सीताराम राजू जो थे वो गांधी जी की महानता के बड़े पुजारी थे। राजू ने गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से देश में स्वराज लाने का प्रयास किया। सीताराम राजू कहते थे कि भाई ये अहिंसा से काम नहीं चलेगा, युद्ध प्रणाली अपनाई जाए, मारकाट किया जाए, तभी ये भागेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। गांधी जी अच्छे हैं लेकिन ये प्रेम से नहीं जाएंगे। तो गोरिल्ला युद्ध, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत तो थी नहीं कि प्रत्यक्ष युद्ध कर लें, तो हम मार के भाग लेंगे, यानी एकाएक अटैक कर देंगे, उसके बाद छुप जाएंगे। तो इस प्रकार के युद्ध प्रणाली से हम अंग्रेजों को पिछाड़ सकते थे। लेकिन 1924 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी दे दी गई। यानी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया 1924 में और उनको फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से उनके आंदोलन, आदिवासियों के आंदोलन का कारण था कि उनको वनों में प्रवेश से रोक दिया गया था और जबरन उनसे सड़क बनवाया जाता था।
तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया कि अगर ये भाग जाएंगे तो ना हमको जबरन काम करना पड़ेगा और वनों में हमारा प्रवेश चालू हो जाएगा। अब बागानों में स्वराज, जो बागान में काम करते थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? तो 1859 में पारित इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों को बागान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। यानी जो मजदूर बागान में काम करते थे उनको बागान में ही रहना था, वहाँ से वो बाहर अपने गांव से, अपने परिवार से संपर्क नहीं स्थापित कर सकते थे। बागान मजदूरों में स्वराज का अर्थ था उपरोक्त कानूनों को समाप्त होना तथा समस्त कठिनाइयों को समाप्त होना। उनका मतलब था, जब पता चला कि गांधी बाबा आंदोलन कर रहे हैं तो उनको लगा कि हमको भी आज़ादी मिल जाएगी, और वो आज़ादी क्या होगी कि इन बागानों से हमको अपने गांव में संपर्क स्थापित करने को मिल जाएगा, हमको इन बागानों से आवागमन करने का सहूलियत मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। असम में बागानी मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था कि उन्हें जिन चहारदीवारियों में बंद करके रखा गया था उनमें वे जब चाहें आ जा सकें तथा अपने गांव से संपर्क स्थापित कर सकें। यानी उनके स्वराज्य का केवल इतना मतलब था, कौन रब होए हमें कहानी, उससे नहीं मतलब। चहारदीवारी में बंद किया गया था, बागानों में ही रहना पड़ता था, गांव परिवार से उनको दूर कर दिया गया था। उनका मतलब था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, इनके नियम कानून उलट जाएंगे, तब हमको अपने गांव संपर्क करना रहेगा, हम आराम से जब चाहेंगे आए जाएंगे। तो उनके स्वराज्य का यह अर्थ था। जब असहयोग के बारे में उन्हें पता चला तो वे लोग बागान छोड़कर भागे और अपने घर जाने लगे। अब हुआ क्या कि बागान के मजदूर जो थे वो छोड़ के और भाग गए। लेकिन इसी दौरान जब असहयोग चला तो असहयोग में कहा गया था कि कोई सरकार का सहयोग नहीं करेगा। अब ना रेल चल रही है, ना स्टीमर चल रहे हैं, ना मोटर गाड़ी चल रहे हैं, लोग बागान से भागे तो, लेकिन अब यातायात के साधन ना होने के कारण वह पुलिस के द्वारा पुनः पकड़ लिए गए। वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और वापस लाके उनको फिर बागानों में ही लगा दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने प्रयास तो किया लेकिन त्वरित लाभ नहीं मिला, लेकिन उनका दीर्घकालिक आंदोलन में सहयोग बना रह गया। ठीक, अब देखते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों सविनय अवज्ञा करना पड़ा? क्योंकि देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सविनय अवज्ञा की ओर जाना क्यों पड़ा? क्योंकि असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 तक पूरे देश में तेजी से फैल चुका था। अब देख रहे हैं गोधूम पहाड़ी पे आंध्र प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो रहा है, असम के बागानों में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, यानी आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे है। लेकिन इसी दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा था आंदोलन तो होगा, असहयोग होगा, हिंसा नहीं होगी, अहिंसात्मक होगा। लेकिन एक शांतिपूर्ण जाते हुए जुलूस पर कुछ पुलिस वालों ने लाठी डंडे चालू कर दिए। वो शांतिपूर्ण जुलूस के कुछ क्रांतिकारी जो थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने स्थानीय पुलिस थाना को फूंक दिया। उसमें करीब 21 लोग थे, जो 21 सिपाही जो जल के मर गए। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने कहा तो ये तो आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, अगर इस हिंसा को नहीं रोके तो बड़ा मारकाट हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को वापस लेने का और कारण, ये तो एक तात्कालिक कारण हुआ, चौरी चौरा कांड। इसके अतिरिक्त भी कारण था। क्या कारण था कि गांधी जी को लगा सत्याग्रहियों को और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यानी अभी उनको ढंग से समझाया जाए कि क्रियामाणकृत सिद्धांत का प्रयोग करें। आप पे कोई एक थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल उसकी तरफ करो, हिंसा का प्रयोग मत करो। तो उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरी, कांग्रेस नेता लगातार हो रहे जनसंघर्षों से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था उसमें प्रांतीय स्तर पर कुछ स्वायत्तता दी गई थी, तो उसमें वो लोग चुनाव लड़कर और सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि अब बाहर से विरोध करने में लोगों का जन समर्थन लेना पड़ेगा, हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पाएंगे, सरकार हमको हमारा दमन कर देगी। तो इससे बढ़िया कि चुनाव लड़ लेते हैं और प्रांतीय परिषदों में बहस के दौरान हम ये बताएंगे कि ये लोकतांत्रिक नहीं है और इसमें ये कमियां हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो थे वो थोड़ा पीछे हट रहे थे
थक चुके थे करते करते। उनका विश्वास था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा सकता है। इसी समय मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर कांग्रेस के अंदर एक स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया था। अब फूट भी पड़ रही थी, एकता का अभाव होता जा रहा था। जहां मोतीलाल नेहरू और CR दास डोमिनियन की बात करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे युवा नेता अब उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वराज के लिए दबाव बना रहे थे। सब लोग डोमिनियन की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा नहीं, डोमिनियन नहीं, पूरा स्वराज चाहिए, आज़ादी मतलब पूरी, आधी तिहावा नहीं। इसी दौरान एक घटना घटित हुई। घटना क्या? विश्व आर्थिक मंदी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। अब दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली। पहली बात, चौरी चौरा कांड हुआ, रुक गया। कांग्रेसी नेता चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे, थक गए थे, रुक गए। सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि डोमिनियन ना मिले, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया और उस माध्यम से उन्होंने डोमिनियन की बात करने की बात कही। अब 1926 में कृषि की कीमतें गिरने लगी क्योंकि महामंदी आ गई। 1930 तक पूर्णतया कृषि की कीमतें धराशायी हो गई, यानी कोई बिक्री नहीं। जब बिक्री नहीं है तो दाम क्या मिलेगा? और जब फसलें बिकेंगे ही नहीं, किसानों की फसलें बेचना दुर्लभ हो गया, तो लगान कहाँ से चुका पाएंगे? तो ना फसल बिक रही है, ना लगान चुकाया जा रहा है। इसी दौरान एक और आफत आ गई। वो आफत थी साइमन कमीशन का गठन। 1927 में गठित हुआ और 1928 में वो भारत आया। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस गठन का उद्देश्य था कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जाए। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली क्या है, उसका अध्ययन करे ये आयोग। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी सब विदेशी सदस्य थे। भारतीय लोग गुस्सा हो गए, ये क्या संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, ये क्या चर्चा करेंगे, ये क्या रिपोर्ट देंगे, समस्या हमारी है, इनको क्या पता, ये तो अपनी वाली लिख देंगे। तो सबने मिलकर पूरे देश ने साइमन कमीशन का विरोध करना चालू कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। इसी दौरान लाला लाजपत राय को पंजाब में लाठीचार्ज के दौरान सर पे लाठी लगी और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई साइमन गो बैक के दौरान। इसका विरोध सभी पार्टियों ने, जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस व अन्य ने मिलकर किया था। इस विरोध को शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। लॉर्ड इरविन ने कहा कि साइमन कमीशन का विरोध मत करिए, परेशान मत होइए, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब अधिराज्य, यानी सर्वे सर्वा हम रहेंगे, प्रशासन तुम देखोगे, मालिक मैं रहूँगा, काम तुम करोगे। नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का 44वां अधिवेशन संपन्न हुआ। अब अक्टूबर 29 में कह रहे हैं ये कि हम तुमको डोमिनियन दे देंगे, क्योंकि आंदोलन अब उग्र रूप ले रहा है, बढ़ रहा है। ये इसी दौरान दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मांग लिया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले से ही कह रहे थे हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम न ज़्यादा। निर्धारित किया गया औपचारिक रूप से, जब इसमें मान लिया गया तो निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन सभी नागरिक पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। यानी अब हम 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इस दिन हम संघर्ष के लिए, पूर्ण स्वराज्य के संघर्ष के लिए हम शपथ लेंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चालू हुआ, तो हम देखते हैं 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया। लॉर्ड इरविन ने कहा था कि हम तुमको डोमिनियन दे देंगे अक्टूबर 29 में, लेकिन डोमिनियन का मामला गोलमोल हो गया, डोमिनियन दिए नहीं। इधर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे उग्रवादी नेताओं ने पूर्ण स्वराज की बात की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। 31 जनवरी को गांधी जी ने वायसराय को खत लिखा, उसमें 11 मांगों की एक लिस्ट बना डाली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त किया जाए। इन 11 सूत्रीय कार्यक्रमों में नमक कर को समाप्त करने की मांग थी।
नमक का प्रयोग अमीर गरीब ऊंच नीच हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब करते थे, क्योंकि ये भोजन का अभिन्न अंग था। अब नमक कर लगेगा तो नमक सब खाएंगे, सबको परेशानी होगी। अगर उसको कर मुक्त होता है तो सबको आसान होगा। नमक ही एक ऐसा तत्व गांधी जी को तत्कालीन समय में लगा कि जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ था। इसमें कोई ये नहीं कह सकता था कि हमारे लिए ये गलत है। तो नमक को उन्होंने सबसे पहले चुना जिसमें देश के अधिकतम लोगों का सहभाग मिल सके। गांधी जी ने नमक पर कर लगाना और उसके उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण को सबसे दमनकारी कदम बताया। नमक सरकार स्वयं बनाती थी, उस पर कर लगाती थी। तो गांधी जी ने कहा ये सबसे बड़ा दमनकारी कार्य है अंग्रेजों का। गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी ये मांगें नहीं मानी गई तो वे उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। 11 मांगें जो रखी गई थी, अगर वो नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अंग्रेज इतने आसान तो थे नहीं कि इनकी मांगें मान लें। अंग्रेजों ने क्या किया कि गांधी जी की मांगों को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ, जब गांधी जी की मांगें नहीं मानी गईं तो गांधी जी ने कहा था हम सविनय अवज्ञा करेंगे। तो गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त साथियों के साथ नमक यात्रा का शुभारंभ कर दिया। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तटीय क्षेत्र तक जानी थी। इस टोली ने 24 दिन तक 10 मील प्रतिदिन की यात्रा तय की। जहां गांधी रात्रि विश्राम करते वहां सभा करते। वे कहते अंग्रेजी सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों की आज्ञा ना माने। जो अंग्रेज कह रहे हैं उसको कतई ना मानो। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे और समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। हुआ क्या, अवज्ञा करना, यानी अंग्रेज जो कहें उसको बात मत मानो। इससे पहले क्या था, असहयोग करना था। अंग्रेजों का केवल सहयोग नहीं करना है बस। अब क्या करना है, अंग्रेज जो कहा था कि दाहिने जाओ तो तू बाएं जाओ, बिल्कुल उनके कहा ना मानो। इस आंदोलन में समस्त सरकारी कानूनों का विरोध किया जाने लगा। अब उन्होंने कहा था 11 सूत्रीय मांग थी, नमक कानून तोड़ दिया। अब जितने इनके आंदोलनकर्मी थे सबने सरकारी कामों का विरोध करना चालू कर दिया, जितने कानून थे। इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां चलाई गईं। लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों को बंदी बनाना चालू कर दिया गया। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले बंदी बना लिया गया, उसके बाद में गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने सरकारी संस्थानों जैसे रेल, अदालत, पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। उन्होंने उग्र रूप अपना लिया। गांधी आंदोलन में हो रही हिंसा से दुखी होकर पुनः आंदोलन वापस ले लिया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने जैसे हमला किया संस्थानों पे सरकारी, इनके कहने का मतलब था हिंसा ना हो, फिर से इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग वापस लिया चौरी चौरा कांड के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों की घटना के कारण। गांधी आंदोलन में हो रही हिंसा से दुखी थे, इसलिए आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार गांधी इरविन समझौते के माध्यम से गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति व्यक्त की, क्योंकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसको कांग्रेस ने बहिष्कृत कर दिया था। कांग्रेस का कोई सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं था। अब दूसरे में गांधी जी ने कहा ठीक है हम सम्मिलित होंगे। इसके बदले क्या था कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। उन्होंने कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, तो इरविन ने कहा ठीक है, तो हम आपके सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दे रहे हैं। दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल हुए, यानी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो लंदन गए, लेकिन उनकी वार्ता बेनतीजा निकली, कोई अर्थ नहीं निकला और वो वापस भारत लौट आए। भारत आने पर उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति क्या है। नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान जेल में बंद हैं। कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। लोगों का दमन नए सिरे से आरंभ हो गया है। सभाओं, प्रदर्शनी, बहिष्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी हर तरफ से शोषण चालू हुआ है। इन सब बातों को देखकर गांधी ने सविनय अवज्ञा पुनः आरंभ किया, किंतु 1934 तक आते आते यह आंदोलन धीमा पड़ गया।
हुआ क्या कि जब 2 बार आंदोलन अपने जोर शोर पे था, एक असहयोग आंदोलन 1922 में और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन करीब 1931 में, तब इन्होंने थोड़ी सी हिंसा के कारण आंदोलन को वापस ले लिया। इसलिए जब दोबारा इन्होंने सविनय अवज्ञा चालू कर दिया तो लोगों ने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया? असहयोग को तो देखा, सविनय को कैसे लिया? इस आंदोलन में गांव के संपन्न किसान समुदाय, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट सक्रिय थे। ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन में आए थे, किंतु बिना परिणाम के ही 1931 में यह आंदोलन वापस ले लिए जाने से दुखी हो गए। यानी ये किसान लोग थे, ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन में कूदे, लेकिन गांधी जी ने एकाएक आंदोलन रोक दिया और कोई इनका उचित परिणाम नहीं निकला। किसानों की मांग थी कि लगान में कमी की जाए, पट्टे की भूमि का जो किराया देना पड़ रहा है उसको माफ़ किया जाए। ये तो किसान थे, इनकी मांग थी लगान की कमी और पट्टे की भूमि का किराया माफ़ करना और तमाम कृषि से संबंधित चीज़ें थी। व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी इसमें सविनय में? व्यवसायी अपने कारोबार हेतु व्यावसायिक नीतियों का विरोध किया। अपने कारोबार हेतु यानी भारतीय व्यवसायियों का कारोबार सुगमता से चले, इसके लिए जो अंग्रेज़ों ने व्यापारिक नीतियां बना रखी थी उसका विरोध किया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर अतिरिक्त कर थोपे थे, आयात कर अतिरिक्त लिया जाता था, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लिया जाता था, विदेशी वस्तुओं को छूट थी, तो इसका इन्होंने विरोध किया। उनकी इच्छा थी कि वे आयात में कमी चाहते थे। अगर वस्तु आएगी नहीं तो यहाँ पे उत्पादित वस्तुएं ही बिकेंगी, तो सोच रहे थे कि अगर वस्तु ना आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस तथा सन 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं परिसंघ का गठन किया। ये 2 संगठन इन्होंने बनाए। जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया तथा आंदोलन में आर्थिक सहायता भी की। ये लोग बड़े व्यवसायी थे, इनका विश्वास था कि अगर वस्तु बाहर से नहीं आएगी तो हमारे यहाँ की वस्तु बिकेगी तो हमारी समृद्धि आएगी। तो इसलिए इन लोगों ने भी आंदोलन में सहभाग किया और व्यक्तिगत आने के साथ साथ इन्होंने आर्थिक मदद भी की। कांग्रेस के उद्योगपतियों के निकट आने के कारण मजदूर वर्ग इनसे दूर चले गए। आप देखिए, मजदूर वर्गों का जो उद्देश्य था वो पूंजीपति या उद्योगपतियों के शोषण से मुक्ति पाना था। अब जब कांग्रेस उद्योगपतियों के साथ है तो मजदूर कैसे टिकेंगे? लेकिन कुछ मजदूरों ने सहयोग किया कुछ परिस्थितियों में, जैसे 1930 में रेलवे कामगारों, 1932 में गोदी कामगारों ने हड़ताल की, साथ दिया गांधी जी का। सन 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों तथा बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा मजदूर तो नहीं आया सहयोग आंदोलन में, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं वे कि पूंजीपतियों का स्थान है, पूंजीपति साथ में है, तो मजदूर वर्ग थोड़ा पीछे हट गया। फिर भी मजदूर वर्गों ने कुछ ना कुछ भूमिका अपनी निभाई। ठीक है, कांग्रेस से दूर रहा, लेकिन थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने अपनी सहमत दिखाई। अब महिलाओं की क्या स्थिति थी? महिलाएं भी जुलूसों में भाग लेती थीं। शहरी क्षेत्रों में उच्च वर्ग की महिलाएं सक्रिय थीं। गांधी बाबा जहाँ जहाँ जाते थे, भाषण देते थे, सभा करते थे, महिलाएं आती थी वहाँ पे, उनके भाषण को सुनती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न वर्ग की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लेती थीं। महिलाओं ने नमक बनाना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की। आंदोलन के दौरान महिलाएं जेल भी गईं, यानी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेती थीं और इस दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा। कांग्रेस की महिलाओं को गृहिणी मात्र, कांग्रेस की मान्यता थी कि महिलाओं का जो मूल कार्य है वो घर का अपना देख रेख करना है, बच्चों का, परिवार का, तो उनको गृहिणी मात्र समझने की नीति के कारण कांग्रेस महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को स्थान देने में संकोच करती रही। तो कांग्रेस कभी बहुत अच्छे पद पर महिलाओं को नहीं बैठा पाई, क्योंकि वो गृहिणी मात्र मानते थे। सविनय अवज्ञा की सीमाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित वर्ग का क्या योगदान था। तो दलित वर्ग का जो योगदान था वो बहुत सीमित था, क्योंकि हम देखते हैं कि इस प्रकार से सभी सामाजिक वर्ग स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। उनमें से एक थे अछूत। अछूत भी पूर्ण स्वराज्य की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। अछूत कहे जाने वाले ये भारतीय सन 1930 के बाद खुद को उत्पीड़ित यानी दलित कहने लगे थे।
गांधी जी ने घोषणा की थी कि छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जाएगी। गांधी जी ने तो माना कि भाई दलितों के साथ अन्याय हो रहा है और इनको मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी बनती जा रही थी जो सवर्णों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास उनको संरक्षण दे रही थी। तो सवर्णों की पार्टी लोगों के द्वारा मान ली गई। कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है और खासकर हिंदुओं की पार्टी है, तो दलित लोग उस पार्टी से कटने लगे। इसलिए सवर्णों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में दलितों का योगदान बहुत सीमित मात्र था। खैर, गांधी जी ने इनके लिए विशेष प्रयास किया और गांधी के आह्वान पर दलित वर्ग आए आंदोलन में, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। बाद में उनके जो मसीहा बन के निकले डॉक्टर अंबेडकर, उनके प्रयासों से दलित वर्गों ने अपने समाज के लिए आंदोलन किया। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, यानी हरिजन जो शब्द है दलितों के लिए गांधी ने प्रयोग किया। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र। गांधी जी ने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वे अपने हृदय को परिवर्तित करें और छुआछूत को पाप समझना छोड़ दें। गांधी जी आंदोलन के साथ साथ उच्च श्रेणी की जातियों से भी ये कहते थे कि आप स्वयं में भी ये नैतिक भावना, ये नैतिक विचार लेके आइए कि भाई दलित भी समाज के एक वर्ग हैं और उनसे छुआछूत का जो आपका पाप का व्यवहार है, छूने मात्र से पाप लग जाता है, ऐसे विचारधारा को आप त्यागिए। गांधी जी ने हरिजन को मंदिर में प्रवेश, स्कूलों में प्रवेश, तालाबों में पानी भरने आदि के लिए कई बार सत्याग्रह किया। गांधी जी खुद तो बनिया वर्ग से थे, लेकिन दलितों के शोषण को वो भरपूर मात्रा में समझते थे। जैसे दलितों को एक तालाब में पानी नहीं भरने दिया जाता था, कुएं में उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूलों में उनका प्रवेश नहीं था, मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत सारी समस्या थी। वो मुख्य नगर में खुलेआम भ्रमण नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी इस विचार को समझते थे। उन्होंने क्या किया कि भाई इसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा देश स्तर पर कि भाई इनको इन इन जगहों पर प्रवेश दिया जाए। ये भी एक नागरिक हैं और हमारे देश के, हमारे समाज की एक मुख्य वर्ग हैं, तो इनके लिए उन्होंने काफ़ी मात्रा में आंदोलन किया, कई बार आंदोलन किया। और जब इनके मसीहा उभर कर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो गांधी ने उनका भी सहयोग किया। दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं के समाधान राजनैतिक पकड़ बनाना चाहते थे, यानी दलित वर्ग सोच रहे थे कि हमारे जो समस्या का, सामाजिक समस्या का समाधान तभी होगा जब हमारे पास राजनैतिक अधिकार आएंगे, क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के उपरांत ही होगा। तो हमको थी सामाजिक समस्या, हमको सामाजिक छुआछूत भेदभाव से हमको निपटारा पाना था, तो इसके लिए हमको राजनीतिक पद प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ऐसा दलित वर्गों का मानना था। उन्होंने क्या किया, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मांग की और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। अंबेडकर ने कहा कि शिक्षण क्षेत्रों में, यानी कि शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों में हमारे लिए कुछ आरक्षित की जाए सीटें, जिस पे केवल दलित वर्गों का एडमिशन हो, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, यानी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर केवल वोट दलितों के लिए पड़े, दलित लोग वोट डालें, दलित लोग वोट डालें और दलितों को वोट दें, ऐसी मांग उनकी थी। उनका कहना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण ही सामाजिक अपंगता को दूर कर सकता है, यानी राजनीति में अगर हम पावरफुल होंगे, ताकतवर होंगे, तो सामाजिक अपंगता आराम से दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। इसके माध्यम से दलितों को एक करने की बात की गई, यानी कि दलितों को एक सूत्र में पिरोया गया, एकता लाई गई दलितों में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मान लिया। यानी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, तो अंबेडकर ने भी उसमें शिरकत की, दलित वर्ग के नेता के रूप में वो बुलाए गए। अंबेडकर ने कहा था कि हमको पृथक निर्वाचन दीजिए, यानी जहाँ पर केवल वोट दलित लोग डाल सकें और उनकी सीटें भी दलितों की चुन के आएँ। तो उसको कांग्रेस बहिष्कार करती थी कि ऐसा मत करिए, लेकिन ब्रिटिश वाले चाहते थे कि फूट डालो, राज करो। तो जैसे अंबेडकर ने इस बात को मांगा, उन्होंने दे दिया, ले जाओ। लेकिन गांधी जी सोचे कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश फूट जाएगा, तो गांधी जी इससे नाराज होकर आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मत लीजिए, सीटें आरक्षित करवा लीजिए वो ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र मत लीजिए, यानी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल दलित वोट डालें, ऐसा मत करिए, वोट सब डालें, हाँ आपके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। सितंबर 1932 में
पूना में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसके तहत पृथक निर्वाचन की मांग को नकार दिया गया और प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित कर दी गईं दलितों के लिए। यानी अनुसूचित जातियों के लिए गांधी जी ने कहा कि हम प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें तो आरक्षित कर देंगे, ये बात हम आपकी मान रहे हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन वाली नहीं मानेंगे। तो इसको लेके 1932 में पूना पैक्ट एक समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी और अंबेडकर में बात बन गई और सीटें आरक्षित से ही उन्होंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। इस प्रकार अब मतदान अब सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होना था। मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होगा, लेकिन सीटें आरक्षित कर दी गई कि इस निर्वाचन क्षेत्र में एससी ही केवल लड़ेगा। वोट सब डालेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब डालेंगे, लेकिन चुनाव एससी ही लड़ेगा, वहाँ से एससी ही जीत के जाएगा विधान परिषद में। अब ये तो इनकी थी भूमिका, अल्प भूमिका थी। अंबेडकर के प्रयासों से सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन आंदोलन में महती भूमिका नहीं थी। दूसरा हम देखते हैं मुस्लिमों की भूमिका। आंदोलन में मुस्लिमों की क्या भूमिका थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों ने भी कोई विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। कारण क्या था कि असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत होने के उपरांत मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा था। कांग्रेस से वो हटते जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस हिंदू महासभा के नज़दीक जा रही थी और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक दूसरे के विरोधी थे। तो जैसे जैसे कांग्रेस हिंदू महासभा के नज़दीक जाने लगी, मुस्लिम लीग कांग्रेस से दूर होते चले गए। इसलिए कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी भी आंदोलन में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं किया। इसके कारण कई शहरों में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। जब मुस्लिम और कांग्रेस से अधिक अलग हो गए, तो जगह जगह पर हिंदू और मुसलमानों के आपसी टकराव और दंगे भी होने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। जैसे अंबेडकर मांग कर रहे थे, वैसे जिन्ना भी मांग कर रहे थे। लेकिन जिन्ना का कहना था कि हम ये मांग अपनी त्याग देंगे। जिन्ना का कहना था यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जैसे पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ देंगे। यानी जैसे एससी के लिए आरक्षित की गई है सीटें केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में, वैसे इनके लिए आरक्षित कर दी जाए। इसके अतिरिक्त उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर 100 में वो 40 लोग हैं तो 40 सीटों पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनकी सीटें रिजर्व कर ली जाए। ऐसी मान थी मोहम्मद अली जिन्ना की। लेकिन गांधी इस पर सहमत नहीं हुए, कांग्रेस इस पर सहमत नहीं हुई और कांग्रेस इसका विरोध करने लगी। हिंदू महासभा के नेता एम.आर. जयकर के विरोध स्वरूप यह समझौता नहीं हो सका। हिंदू महासभा के नेता एम.आर. जयकर कांग्रेस के भी नेता थे और उन्होंने जब जिन्ना का विरोध किया तो ये समझौता नहीं हो सका। कई मुस्लिम विद्वानों का आपस में मतभेद था। कोई भारत में मुस्लिम सुरक्षित रह सकते हैं ऐसी विचारधारा रखता था, लेकिन कोई इस बात को कहता था कि हिंदू बहुसंख्यक के प्रभाव में इस्लामी संस्कृत सभ्यता खतरे में हो जाएगी। यानी कुछ लोग कहते थे कि हिंदू जैसे रहते हैं वैसे मुस्लिम भी भारत में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब हिंदू बहुसंख्यक हो जाएंगे, मुसलमान अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो अपनी संख्या के बल पर हिंदू लोग मुसलमानों का उत्पीड़न करेंगे। इसको लेके सबसे पहले पाकिस्तान निर्माण संबंधी विचार मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दिया था। उन्होंने कहा कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार होना ही उचित होगा। लेकिन पाकिस्तान जो शब्द बनाया गया उसके जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया। इसके तहत इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होना चाहिए। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत, तो पाकिस्तान के पास वर्तमान में 8,81,913 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और यह दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को संविधान लागू किया। पाकिस्तान ने अपना संविधान कब? 23 मार्च 1956 को लागू किया और भारत ने 26 जनवरी 1950 को। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 16 दिसंबर 1971 को अपना विजय दिवस मनाता है,
क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से टूटकर 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, इसलिए उस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। और 16 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश में संविधान लागू हुआ था। बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है वो 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 17 करोड़ है। वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 22 करोड़ है। तो 1,48,000 प्लस 8,21,000 का भूभाग, जो करीब 9.5 लाख का भूभाग, 10 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग पाकिस्तान, भारत से हटके पाकिस्तान में गया था। बाद में पाकिस्तान टूटा भाषा के आधार पर। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान का विभाजन बांग्लादेश के रूप में भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है। सामूहिक अपनेपन का भाव, अभी तक मैंने देखा कि दलितों का अस्तित्व कम था, मुस्लिमों का कम था, उसके अतिरिक्त हमने देखा महिलाओं का भी योगदान बहुत सीमित मात्रा में था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसका क्या उद्देश्य था स्वतंत्रता के लिए और उनका योगदान क्या था। जैसे मैंने एनालाइज किया तो पाया कि बागान में मजदूर लोग सोचते थे उनका घरों से संपर्क हो जाए, उनका वही स्वराज्य था। दलित समाज सोच रहा था कि भाई हमारा कोई उत्थान नहीं हो रहा है, हमारे समाज का उत्थान ही हमारा स्वराज्य है, अंग्रेज रहें या चले जाएं। इसके अतिरिक्त वनवासी लोग, जो जनजातीय लोग थे, वो सोचते थे हमको जंगलों में प्रवेश मिल जाए, हमारे पशुओं को चारा मिल जाए, वहाँ चराने की आज़ादी मिल जाए, वही मेरा स्वराज्य है। गांव के मजदूर और किसान सोचते थे कि जमींदारों से हमारी भूमि मिल जाए, हमको किराया ना देना पड़े, लगान ना देना पड़े, वही हमारा स्वराज्य है। तो स्वराज्य का सबका अपना अपना अलग महत्व था और अपना अपना उनका योगदान था। लेकिन ये लोग संगठित कैसे हुए, जैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपी कैसे, तो सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे आया। तो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता अपनेपन तथा एकता की वह शक्तिशाली भावना है जो नागरिक तब अनुभव करते हैं, जब इस भावना का अनुभव कब करते हैं, जब वे एक जैसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में रहते हैं। यानी एक ही जैसी उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था हो, जब वे एक जैसी आकांक्षा रखते हों, यानी इच्छा भी उनकी एक जैसी हो। जैसे उद्देश्य सबके स्वराज्य का अलग अलग भले ही रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि अंग्रेज़ों ने ही ये सारी व्यवस्था बना के रखी है, तो अंग्रेज अगर चले जाएंगे तो हमको आज़ादी मिल जाएगी। तो उनकी आकांक्षा भी एक थी। विशेष भूभाग में एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था के अधीन रहते हों और एक जैसे नियमों का पालन करते हों। तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए हमको एक जैसे नियमों के द्वारा शासित किया जा रहा था और शोषित किया जा रहा था। तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक ही प्रकार से शोषित किया, इसलिए सारे शोषक वर्ग मिलकर संगठित हुए और उनका एक उद्देश्य हुआ कि शोषण मुक्ति तभी हो सकती है जब अंग्रेज यहाँ से जाएं। हमारे देश में समुदाय, भाषा और क्षेत्रीय भिन्नताएं होते हुए भी अलग अलग समूहों में सामूहिक अपनेपन का भाव किस प्रकार विकसित हुआ होगा। जैसे हमारे यहाँ धर्म अलग अलग है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, तो ये तो धार्मिक रूप से फूटे हुए हैं, तो एक कैसे होंगे। वहीं हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य फूटे हुए हैं, कैसे एक होंगे। भाषा के आधार पर हम विभाजित हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी सब विभाजित हैं। क्षेत्र के आधार पर कोई पहाड़ी क्षेत्र का है, कोई तटीय क्षेत्र का है, कोई मैदानी क्षेत्र का है, कोई जैविक बनावट के आधार पर उत्तर भारत के लोग साधारणतया बड़े होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे और नाटे कद के होते हैं। तो हमारी तो बड़ी विविधता थी, लेकिन उस विविधता को एकता के सूत्र में कैसे पिरोया गया, उसके लिए क्या किया गया कि एक जो मेन कारण था, मैंने क्या बताया, सामूहिक उत्पीड़न ने तो एकता का भाव पैदा ही किया। सामूहिक उत्पीड़न यानी चाहे पर्वतीय हो, चाहे तटीय हो, चाहे गोरे हो, चाहे काली हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अंग्रेजों ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको तोड़ा, सबको शोषित किया, सबको एक प्रकार का दंड दिया। तो इस प्रकार से लोगों में अपनेपन की भावना जागी कि कम से कम अंग्रेज ऐसे हैं जो सबको एक ही तरीके से मार रहे हैं, तो कम से कम इनको भगाया जाए यहाँ से। इसके अतिरिक्त क्या था, इतिहास व साहित्य, गीत, लोक कथाएँ, चित्र, प्रतीक आदि सभी ने राष्ट्रवाद या एकता की भावना को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई। तो देखते हैं कि चित्र किस प्रकार से बना और एकता की भावना जागृत किया। तो राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा तस्वीरों में दर्शाई जा सकती है। तो कैसे दर्शाई गई? 20वीं सदी में भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में उभरने लगी।
इसकी तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई। 1870 ईस्वी में इन्होंने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम गीत भी लिखा और उसको बाद में अपनी पुस्तक आनंद मठ में संकलित किया। यानी पहली जो फिगर बनाई गई, छवि बनाई गई भारत माता की, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बनाई गई। और बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम है आनंद मठ, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया है। इसमें भारत माता को सन्यासिनी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यानी जो उनकी भारत माता थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, वो साधारण सी थी, लेकिन इनकी भारत माता में दैवीय रूप दिख रहा है। ये शांत हैं, गंभीर हैं, आध्यात्मिक गुणों से संपन्न दिखाई दे रही हैं। और बाद में इन चित्रों को नए नए प्रतीकों से सजाया जाने लगा। तो ये प्रतीकों के माध्यम से एकता की भावना लाई गई। उसके बाद लोकगीतों ने क्या किया कि अपनी राष्ट्रीय पहचान को खोजने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपराओं को बचाकर रखना जरूरी है। यानी अतीत हमारा कहीं ना कहीं अगर जुड़ा है, वर्तमान भले वो टूटा है। जैसे भारत और पाकिस्तान की जब बात आती है तो हमारा वर्तमान तो विभाजन है, लेकिन जैसे हम अतीत में जाते हैं, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तैसे हम देखते हैं कि हमारे दोनों का अतीत एक तरीके से था, एक तरीके से हमारा विकास हुआ। हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत में भी हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी हैं। दोनों की संस्कृति एक थी, सभ्यताएं एक थी। बाद में कुछ ऐसे कालखंड आए जिसमें हमारे अंदर विभाजन का भाव पैदा हो गया। तो अतीत से हम लोग एक हो सकते हैं अगर अतीत का उद्गार कोई करे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न लोक कथाओं, गीतों, बाल गीतों और मिथकों का संकलन किया, एक संग्रहित पुस्तक के रूप में उसको पिरोया। वहीं हम मद्रास के नटेशा शास्त्री की बात करें तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, द फोक लॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया। इसमें उन्होंने इसको 4 खंडों में प्रकाशित किया। ये तमिल कथाओं का संकलन था। द फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया उन्होंने तमिल लोक कथाओं के संग्रहण के रूप में बनाया और इसको 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, ये देश के वास्तविक विचारों की विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती हैं। फिर देखते हैं ध्वज, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा संदेशवाहक था। राष्ट्रीय एकता की पहचान बनाने के लिए, एकता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना कायम करने के लिए ध्वज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय एक तिरंगा लाल हरा पीला ध्वज तैयार किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता हुआ 8 कमल का फूल दर्शाया गया था और हिंदू मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अर्धचंद्र, यानी चंद्रमा हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए बराबर का है, एक ही महत्व का माना जाता है। हमारे लिए भी आध्यात्मिक महत्व है और मुसलमानों के लिए भी आध्यात्मिक महत्व है। 1921 तक गांधी जी भी स्वराज ध्वज तैयार कर लिया था। गांधी जी ने भी, यह भी तिरंगा था। इसमें लाल, हरा और सफ़ेद था। इसके मध्य चरखा बना था जो आत्म सहायता का प्रतीक था। यानी गांधी जी ने जो बनाया था उसमें बीच में चरखा बना हुआ था उस झंडे में, और ये चरखा आत्म सहायता का प्रतीक था। जुलूसों में ये ध्वज लेकर चलना ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। अगर किसी जुलूस में ऐसे ध्वज का वहन किया गया, लेके चला गया, तो साधारणतया वो ब्रिटिश शासन का विरोध माना जाता था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए एक साधन थी। यानी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए इतिहास बहुत बड़ा साधन थी, जैसे मैंने हड़प्पा का उल्लेख किया। भारतीयों का विचार था कि भारतीय इतिहास को अलग से पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ क्या होता था कि जब ब्रिटिश ने हमको गुलाम बनाया तो वो अपना इतिहास पढ़ाते थे। भारतीयों को भारतीयों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, उसके बारे में, उनके अतीत के बारे में नहीं बताया जाता था। उन्हीं के तोड़े मरोड़े चीज़ों को जो उन्होंने लिख दिया था भारतीयों के बारे में, वही पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए तथा आदिम लोग थे जो अपना शासन स्वयं नहीं संभाल सकते थे। उन्होंने हमको यही इतिहास पढ़ाया। हमारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया कि भारतीय लोग पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, नालायक हैं, गधे हैं, ये आदिम लोग हैं, ये अपना शासन ही, आदिम लोग मतलब वनवासी टाइप के हैं। उनको पता ही नहीं था कि ये जब आए उससे पहले हमारे यहाँ इतनी बढ़िया शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब हम गुलाम हैं। गुलाम बोल तो सकता नहीं है क्योंकि हमारी कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी हम गुलाम बने।
तो वो कहता है कि ये अपना शासन स्वयं नहीं संभाल पाते थे। अब उनको कौन बताए कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और मुगल साम्राज्य तक के इतने बड़े साम्राज्य का शासन कैसे चलता था, उनको कौन बताए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम शासन नहीं संभाल पा रहे हैं और हम सुन रहे हैं। भारत के राष्ट्रवादी इतिहास ने बताया कि भारत में महान युग जैसे मौर्य युग, शुंग युग, कुषाण युग, उसके बाद राजपूत युग के उपरांत पतन का समय आया और भारत को दास बना लिया गया। ये कौन बताता था? भारत का राष्ट्रवादी इतिहास बताता था कि हम पहले महान थे, लेकिन किसी कारणवश हमारी गलतियों के कारण हमको दास बना लिया गया। जबकि अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये हैं ही इस लायक, दास बनाने लायक। तो इसी प्रकार इतिहास ने लोगों को ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। बताया कि तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा था, ये वर्तमान बिगड़ा है, अगर प्रयास करोगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का साझा कार्यक्रम भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों में को एक साथ खींच लाया। साझा कार्यक्रम था अंग्रेजों को भगाना, क्योंकि ये सब एक ही शत्रु के विरुद्ध आंदोलित थे। वह शत्रु था ब्रिटिश शासन। गांधी के नेतृत्व में लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित करने के लिए भी प्रेरित किया गया। जब गांधी भारत आए 1915 में, तो उनके प्रयासों से भी भारत में एकता की भावना आई और लोग उनके विचारों का अनुसरण करने लगे और एक साथ होकर उनका साथ देने लगे आज़ादी के लिए। तो इस प्रकार से भी एकता की भावना लोगों में पनपी। और अंत में हम एक बात कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आई सबसे बाद में, एक पुंज के रूप में, एक संगठन के रूप में, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश व्यवस्था को यहाँ से समाप्त किया जाए और नई भारतीय व्यवस्था को आरंभ किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।